हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे। इसमें हमने एलोजन फैमिली कर ली थी और नोबेल गैस फैमिली कर ली थी। अगला टारगेट हमारा शुरुआत से है ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। आज हमारा डिस्कशन नाइट्रोजन फैमिली पर होगा। लेक्चर 1 है आज नाइट्रोजन फैमिली का, तो मैं लिख भी देता हूँ लेक्चर 1। लेक्चर 1 आज हेलोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली का लेक्चर 1 हम करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत एक विशेष स्थान रखते हैं। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर किसी कंपटीशन से, IIT JEE से देखें, नीट से देखें, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें तो पता चलता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक वेटेज अपना है और अच्छा खासा है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और काफ़ी कुछ याद करना पड़ता है, समझने की भी चीज़ें हैं। हम सब ये जानते हैं कि 13 से 18th ग्रुप जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो पी ऑर्बिटल में लाई करता है, जिसकी वजह से हम इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा करके बोलते हैं। और जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ NS2 NP126। अब ये 126 क्या है? ये बेसिकली 13 से लेके 17th ग्रुप तक की राम कहानी में, 18 ग्रुप तक की राम कहानी में एंड वाला जो पी ऑर्बिटल है उसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। टोटल मिला करके NS2 NP6 तक में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, इसमें हीलियम एक एक्सेप्शन है क्योंकि हीलियम के पास पी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक ये बात है। खैर, इनकी केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट और ऐसी है कि बच्चे से थोड़ा परेशान रहते हैं। वो क्यों है? उसका कारण है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होते और थर्ड पीरियड एलिमेंट से डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस दिखता है, जिसकी वजह से, और नीचे और आ जाए तो एफ ऑर्बिटल भी आ जाते हैं हेवियर एलिमेंट्स में। तो जैसे ही एक नया ऑर्बिटल किसी एलिमेंट में इंक्लूड होता है तो उसकी प्रॉपर्टी अपने पहले वालों से एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हर एक फैमिली में जो पहले दो एलिमेंट्स हैं, पहला जो एलिमेंट है स्पेशली पहला वाला, वो बाकी सबसे बहुत अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है। नाइट्रोजन में भी देखेंगे अभी। तो इस तरह की कुछ खास बातें, वो प्रॉपर्टी का कैसे चेंजमेंट आ रहा है वगैरह वगैरह, इस सब का डिस्कशन अपने को करना है। तो जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्कशन से काम शुरू करते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली, लेक्चर 1। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, हम देख रहे हैं कोर्स आशा और शुरू करते हैं लेक्चर 1 को। तो शुरुआत जनरल डिस्कशन से कि कहाँ से कहानी शुरू होती है। तो जनरल इंट्रोडक्शन किसका भाई? जनरल इंट्रो वही ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले पता कर लें इस ग्रुप 15 के अंदर होता कौन कौन है। तो पहला आदमी नाइट्रोजन है ना, फिर अपना फॉस्फोरस है, फिर अपना आर्सेनिक है, और फिर एंटीमनी है, और फिर अपना बिस्मथ है। याद करने का क्या तरीका है? इसको ग्रुप में कैसे लिखते हैं? ये लिखने का, याद करने का क्या तरीका है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार ही, पैसा तो सिर्फ इंडिया के पास है। ठीक है ना, ये याद रखने का तरीका है और कुछ खास नहीं है, सिंपल चीज़ें। अच्छा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में इस तरह के आते हैं। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड निकोजेंस। ठीक, ये कहते हैं, पी को साइलेंट रख लो, निकोजेंस कहते हैं। ठीक है ना, और जो इनके कंपाउंड्स होते हैं एंड देयर कंपाउंड्स आर कॉल्ड निकोनाइड्स। ठीक है ना, ये इनके कंपाउंड्स के नाम होते हैं, जनरल नेम्स बेसिकली। खैर, जाने देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये नाम क्यों पड़ा है, इसका रीज़न क्या है इतना अजीबोगरीब नाम रखने का, तो एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है निकोमिक्स। निकोमिक्स, इस निकोमिक्स का मीनिंग होता है सफोकेटिंग। इस सफोकेटिंग के ग्रीक वर्ड से निकाल करके निकोजेंस करके नाम इनका रख दिया गया, क्योंकि इनके जनरली जो कंपाउंड्स हैं जो गैसियस स्टेट में मिलेंगे तो सच में सफोकेटिंग होते हैं।
खैर आगे बढ़ते हैं, कहानी नाइट्रोजन से शुरू करनी है, हमें पूरे पूरे फैमिली के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान पहले और दूसरे एलिमेंट पर देना है, ग्रुप के पहले और दूसरे एलिमेंट पे, ठीक है ना। तो अकरेंस की बात करें कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, तो पहले दूसरे पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो पहले दूसरे पर ही फोकस करते हैं। तो चलो भाई अकरेंस की बातें करें। अकरेंस कहाँ कहाँ, तो इनमें जो पहला आदमी अपना है अकरेंस में, वो नाइट्रोजन की चर्चा करें, क्योंकि सबकी अलग अलग है भाई, अलग अलग मिलते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा मिलता है पर अर्थ की क्रस्ट पे बहुत कम मिलता है। ये पहला मेंबर है, डायटोमिक गैस है सबसे पहले, तो फर्स्ट मेंबर ऐसे लिख लो, फर्स्ट मेंबर डायटोमिक। अच्छा लिख क्यों रहे हैं, सिंपल है, पता होना ज़रूरी है। अच्छा एक बात, 78% इन एटमॉस्फेयर, एग्जैक्ट डेटा तो 78 नहीं होता पर ठीक है, 78% एटमॉस्फेयर में। लेकिन ध्यान रखें 78% जो है वो बाई मास नहीं होता है, ये 78% बाई वॉल्यूम ये दिया होता है। अच्छा एक बात और, बट दिस इज नॉट दैट मच अबेंडेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, ध्यान रखें, अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा तो जो एलिमेंट्स अर्थ की क्रस्ट पे ज़्यादा मिलते हैं उनमें से नाइट्रोजन कौन से नंबर पर आता है, तो 33rd नंबर पर आता है, ठीक, 33rd मोस्ट अबंडेंट। अब ये मोस्ट तो वर्ड लगाना खराबी वर्ड है इसके लिए, लेकिन फिर भी 33rd नंबर इसका होता है, ठीक है ना। अच्छा इसका परसेंटेज क्या होता है, या फिर ये समझ ले कि अगर एलिमेंट्स को, एटम्स को निकालना शुरू कर, गिनना शुरू करें तो कितने एटम के बाद एक नाइट्रोजन का एटम आता है, तो जो इसकी अबेंडेंस है वो लगभग लगभग पीपीएम में अगर गिने तो 9 पीपीएम के आसपास होती है, नॉट एग्जैक्टली 9 पीपीएम बट रफली 9 पीपीएम होती है। अच्छा कौन कौन से कंपाउंड्स के फॉर्म में ये मिलता है, तो क्योंकि अगर नहीं मिल रहा है तो शायद स्टेबल नहीं रहा होगा अर्थ की क्रस्ट पर, तो जो मिलता है वो मिलता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, फाउंड इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का मतलब सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और इसका भाई KNO3, इसको चाइल्ड सॉल्ट पीटर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो KNO3 है इसको इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं, नामकरण संस्कार है, याद हो जाए, इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है ना। अच्छा नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है, उसका कारण है कि जो हमारे बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा, उन सब में नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं ये, है ना। हम जो प्रोटीन खा रहे हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ प्रोटीन्स बहुत बड़ा हिस्सा, अमीनो एसिड्स का पूरा हिस्सा नाइट्रोजन से मिलकर ही बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड्स, RNA DNA हमारी बॉडी का, वो नाइट्रोजन का बहुत 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 उसमें हाथ है, और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ही ऐसा कहना चाहिए उन्हें। और मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एसेंशियल सब्सटेंस, essential part of protein, amino acid और न्यूक्लिक एसिड। अब इनके पार्ट अगर इतना इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है तो फिर समझ लो अपनी लाइफ तो इन्हीं पे चल रही है ना। तो खैर ये समझिए कि नाइट्रोजन ऐसे ऐसे मिलता है और ये इसकी इंपॉर्टेंस है, तो पढ़ने के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, सेकंड अपना ग्रुप का मेंबर कौन है, तो वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भाई साहब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ढूंढते हैं फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फॉस्फोरस जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है मतलब बहुत रिएक्टिव एलिमेंट, थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब ढंग से रिएक्टिव एलिमेंट है, आसानी से रिएक्शन करता है। और जो भी चीज़ आसानी से रिएक्शन करती है वो फ्री नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमेशा कंपाउंड फॉर्म में, है ना, कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी। तो वेरी रिएक्टिव लिख लेते हैं,
वेरी रिएक्टिव, हेंस नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। और ये भी मत समझ लेना कि फ्री स्टेट में ना लिखने का मतलब है कि कहीं भी नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ऐसा मतलब होता है। और 11th मोस्ट अबंडेंट ये है, ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये नहीं कि धरती माता के ऊपर ही ज़्यादा पाया जा रहा है तो नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है ना। इसका अगर आप देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1120 ppm इसका ये अबेंडेंस है। तो नाइट्रोजन से समझ आ गया, अर्थ की क्रस्ट पे बात हो रही है, स्पेशली ध्यान रखें। अच्छा, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? तो भैया मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है। कौन से मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है? तो ऐसा समझो कि ये कुछ एपेटाइट फैमिली के फॉर्म में पाया जाता है, मेनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ अपाटाइट फैमिली। ठीक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया फैमिली। अपेटाइट फैमिली क्या है समझो, कैल्शियम 9 PO4 फॉस्फेट बना दिया, CaX2, दिस इज कॉल्ड एपेटाइट। ठीक है, और X की जगह क्या हो सकता है? X की जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर OH हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह के कंपाउंड्स, इस तरह के मिनरल्स एपेटाइट कहलाते हैं। बताता हूँ, नामकरण संस्कार इनके कर लेते हैं, फिर समझ आएगा। देखो, जैसे फ्लोरोअपेटाइट। फ्लोरोअपेटाइट क्या है? 3Ca3PO4 का होल थ्राइस CaF2, ये फ्लोरोअपेटाइट है। इसकी जगह कुछ और लिखो, क्लोरोअपेटाइट। क्लोरोअपेटाइट क्या है? 3Ca3PO4 का ट्वाइस CaCl2, ये क्लोरोअपेटाइट है। ठीक, अब OH वाला बता दो, OH वाला को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट 3Ca3PO4 होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस। अब ये मिनरल्स के फार्मूलाज हैं, याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं होते तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन याद हो जाने चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखें, राम कहानी यहाँ से चालू होगी कि जो मिनरल्स हैं उनमें मेजर कंपोनेंट जो है वो फॉस्फोरस, मतलब ये जो मिनरल्स हैं इनमें मेजर कंपोनेंट अपना फॉस्फोरस है, क्योंकि कहानी फॉस्फोरस पे आके टिकती है कि हमें फॉस्फोरस अगर चाहिए तो इन्हीं रॉक से मिलेगा। ये कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? तो हम लोग इनको बोलते हैं फॉस्फेट रॉक्स। और फॉस्फेट रॉक्स जो हैं नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया में भी बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है ना। और फॉस्फोरस जो है एसेंशियल सब्सटेंस है एनिमल प्लांट मैटर में। फॉस्फोरस इतना क्यों है इम्पॉर्टेंट? हमारी बोन्स में पाया जाता है फॉस्फोरस। बोन्स के साथ साथ जो लिविंग सेल्स हैं हमारी, उनमें भी पाया जाता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि फॉस्फोरस की क्या खास बात है, बोन्स और टीथ में फॉस्फोरस है, ऐसा कैसे कह सकते हो? तो 60% ऑफ बोन्स एंड टीथ आर कैल्शियम फॉस्फेट्स। समझ रहे हो? कैल्शियम फॉस्फेट से ही बने हुए हैं, 60% से ज़्यादा, इवन ग्रेटर द वैल्यू इज। समझो इस बात को। दूसरी बात, फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन्स अंडे और दूध में पाए जाते हैं। अब समझो दूसरी बात, DNA RNA जिनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इनमें नाइट्रोजन तो था ही, फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो हेरिडिटरी इफेक्ट भी है, हमारी हेरिडिटी की जितनी भी जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो लेकर के आगे यही लोग ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। उसके बाद ATP ADP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट करके कुछ चीज़ें होती हैं, पढ़ा होगा, जो हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स के अंदर एनर्जी बनाती हैं। उनमें भी फॉस्फोरस का एक बड़ा रोल होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की चर्चा कर लें तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीन भाई जो हैं ये थोड़े से इस रेस में पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात ये है कि पीछे क्यों हैं और इनकी इंपॉर्टेंस इतनी कम क्यों कर दी गई चैप्टर के अंदर, या फिर पढ़ाया इतनी डिटेल में क्यों नहीं जा रहा है? कारण है कि मिलते ही बहुत कम है। तो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड के फॉर्म में कैसे समझो कि जैसे अगर मान लो आर्सेनिक के बारे में बताएं तो आयरन,
है ना। उसके बाद आर्सेनिक सल्फाइड, इस फॉर्म में हमें ये मिलता है। और मान लो एंटीमनी की बात करो तो Sb2S3 के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, और बिस्मथ जो है Bi2S3 के फॉर्म में मिलेगा। ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, मिलते भी बहुत कम है। और बिस्मथ तो समझ लो कि शायद ट्रेसेस में ही मिलता है, इतना कम मिलता है, ठीक है ना। पहले वाले का नाम, इसका नाम आर्सेनोपायराइट है, इसका नाम स्टिबनाइट है, ये सेकंड वाला, और थर्ड वाला जो है वो बिस्मथ ग्लांस है इसका नाम, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले ही बता चुके हैं, NS2 NP126 होता है, जिसके अंदर यहाँ कहानी जो है NP, देखें, NS2 NP3 होती है ना, क्योंकि 1 और 2 जो हैं वो 13 और 14 ग्रुप हम छोड़ चुके हैं, 11 का पार्ट था वो। और अगर इसको और खोल कर देखें तो हमें दिखाई देगा P3 को, अगर मैं थोड़ा सा और एलेबरेट करूं तो P3 को मुझे लिखना चाहिए PX1 PY1 PZ1। तो ये कहानी जो है वो आ गई PX PYZ की, मतलब P ऑर्बिटल को और थोड़ा सा खोल लिया गया। और ये किसके अकॉर्डिंग्स बताया गया है, तो याद रख लो, ये हुंड का रूल होता है, हुंड्स रूल, ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो भाई, बताना ज़रूरी है, इसलिए बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रामकहानी कहाँ से आती है। आओ भाई देखो, नाइट्रोजन साहब हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन की करेंगे, फिर फॉस्फोरस की करेंगे, फिर आर्सेनिक की करेंगे, फिर एंटीमनी की करेंगे, फिर बिस्मथ की करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, पूरा पूरा लिख के करने वाला नहीं हूँ। 7 नंबर है, ये 15 है, ये 33 है, ये 51 है, ये 83 है। इस तरह से जैसे मुझे याद है एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही लाइन से एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए, 7 15 33 51 83, ठीक है ना। हीलियम के आगे बढ़ें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, अगर हीलियम के आगे बढ़ें तो लिखेंगे 2s2 2p3, और यहाँ पे हमें नियॉन के आगे बढ़ जाना चाहिए, नियॉन के बाद हम लिखेंगे 3s2 3p3। आखिरी वाले को देख रहे हो, यहाँ देखो, आर्गन के आगे बढ़ जाओ तो 3d10, और अब यहाँ से d ऑर्बिटल आ जाएंगे, है ना, 4s2 4p3, और यहाँ पे अब क्रिप्टॉन के आगे आ जाइए 36 के आगे, तो 4d10 और 5s2 5p3। यहाँ आप जेनॉन के आगे आ जाइए तो f ऑर्बिटल भी आ जाएंगे, 4f14 5d10 और फिर 6s2 6p3। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको कुछ नोबेल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस याद हैं तो फिर कुछ तकलीफ़ होने वाली नहीं है। तो इनमें कुछ लाइनें वाइनें बना देनी चाहिए, इसको सुंदर कर देना चाहिए। ये देखो सुंदर हो गया, ठीक, ये ठीक है। आगे बढ़ें, एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करें। कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में समझ आता है कि मैं नाइट्रोजन को लिख देता हूँ पहले, फिर फॉस्फोरस लिख देता हूँ, फिर अरे थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ गया, आर्सेनिक पहले, एंटीमनी बाद में, और बिस्मथ उसके बाद में। ये स्टोरी है। इनकी बातें क्या है, एटॉमिक नंबर देखो 7 है, 15 है, 33 है, 51 है, 83 है। ये एटॉमिक नंबर्स हैं। एटॉमिक नंबर। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम कहें कि एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो अपने को याद ही होता है, तो एटॉमिक मास बता दो। एटॉमिक मास लगभग 14 होता है, 14.01 होता है, ध्यान रखें, पर मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। फॉस्फोरस का 30.97 होता है, जिसको मैं 31 लिख देता हूँ। और आर्सेनिक का 74.9 समथिंग होता है, उसको 75 ही लिख देता हूँ। और एंटीमनी का 122 लिख देता हूँ, ये एग्जैक्टली 122 नहीं, 122.7 समथिंग होता है। ये 209 लिख देता हूँ, 209 से थोड़ा सा कम होता है, 208.9 के आसपास की वैल्यू है एटॉमिक मासेस की। पर हमें एक तो वेट एवरेज ही चाहिए होता है, तो हम राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं जानबूझकर, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास हो गया। आयनाइजेशन पोटेंशियल की चर्चा करो। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, डेटा से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि कम ज़्यादा क्यों है ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो,
तो नाइट्रोजन का 1402, ये 1012, साइज बढ़ रहा है तो घटना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो डिक्रीज हो रहा लाइन से 834703। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, आपको रटनी नहीं है, बस डेटा से थोड़ा आइडिया मिलता है कि हाँ जो ट्रेंडिंग पढ़ी है वो बिल्कुल सही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा करो तो नाइट्रोजन को तो हम 3 देते हैं, फॉस्फोरस को 2.1, आर्सेनिक को 2 और एंटीमनी को 1.9 और बिस्मथ जो है 1.9 पे होता है। बट बिस्मथ जो है वो इवन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्योंकि उसकी आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और कोवेलेंट बनाने की कम होती है। ध्यान रखें इस बात को, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रुप में तो नीचे जाते वक्त ऐसा होता है कि उसकी आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है और कोवेलेंट की कम होती चली जाती है। बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर लें बस अब, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो सब आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट 77.2, इसमें कोई राउंड ऑफ वैल्यू नहीं है, और 554, ये बहुत मुश्किल बात हो गई यार, नाइट्रोजन तो इतना कम है, फॉस्फोरस इतना ज़्यादा है। ये वैल्यू जो है वो फॉस्फोरस के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं, उनमें वाइट फॉस्फोरस का डेटा मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। और ये 888 होता है, और 888 के अंदर क्या है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ध्यान रखें कि जो हमारा आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक बहुत गंदा आदमी है, ये बॉइलिंग पॉइंट से बेहतर इसको बोलना चाहिए सब्लिमेशन टेम्परेचर, ये सब्लिमेट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में पहुंच जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक। इसकी जगह बॉइलिंग पॉइंट अगर हम एंटीमनी का लिखें तो ऐसे लिखेंगे, 1860 होता है, 1837 बिस्मथ का, काफ़ी ज़्यादा है, समझ भी आ रहा है, लोहे से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं लोग, ठीक है ना। एटॉमिक और या फिर आयनिक रेडियाई को अगर हम समझें तो क्या होंगी और उन पे ट्रेंडिंग की बातें करें। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब बस इतनी बात करनी है कि लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट क्या करना है, ग्रुप में ही पढ़ो यार, लेफ़्ट टू राइट कहाँ जाओगे। बस ये समझो कि कंपेयर कर लो, या तो एक लेफ़्ट वाले से मतलब 14 ग्रुप मेंबर से, या तो राइट 16 ग्रुप मेंबर से। सीक्वेंस में अगर देखें तो हम 13, 14, 15 पढ़ रहे हैं, 16 बाद में पढ़ेंगे, 17 बाद में पढ़ते हैं। तो हमेशा 15 ग्रुप की जो कहानी है वो कंपेयर कराई जाती है 14 ग्रुप से, 14 की कहानी को कंपेयर कराया जाता है 13 ग्रुप से, ठीक है ना। तो अगर मैं आयनिक रेडियाई को कंपेयर कराऊँ तो कंपेयर या तो आपस में ग्रुप में कर लेंगे और या तो एक पहले वाले से कर लेंगे, ठीक। तो ऐसा कह दें, आयनिक रेडियाई जो नाइट्रोजन फैमिली की है वो 14 ग्रुप से कम होती है, ऐसा कह सकते हैं, लेस देन करस्पॉन्डिंग 14th ग्रुप, करस्पॉन्डिंग 14 ग्रुप, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, उसका कारण है कि जैसे लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में आगे बढ़ते हो तो नंबर ऑफ शेल्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, जबकि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन टू इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया, पर नंबर ऑफ शेल तो वही है, तो दूरी उतनी ही रही। अब अट्रैक्शन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइज़ घट जाता है। और इसके बाद अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इस तरह की बातें हम करते हैं। लेकिन अगर ग्रुप की बातें करो तो ग्रुप के अंदर तो रेडियाई बढ़ना ही है, डाउन इन अ ग्रुप तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, ठीक। अच्छा, ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली दूरी बढ़ जाएगी, है ना। और एक और बात भी है कि इसमें कुछ अच्छी बातें समझ आती हैं कि ऐसा समझो कि डाउन द ग्रुप आने पे कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों बढ़ती हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं, ठीक। ये इंक्रीज़ आपको नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में दिखाई देगा, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आएंगे दिखाई देगा। अच्छा, एक छोटी सी बात यह है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाओगे तो जो रेडियस में चेंज आया है वो ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा आर बहुत बड़ी वैल्यू होगी, है ना, लार्ज होगी। पर अगर यहीं पर आपसे कहा जाए कि आर्सेनिक से बिस्मथ की बात कीजिए तो आर्सेनिक से बिस्मथ में जो डेल्टा आर का मतलब जो चेंज इन रेडियस है वो स्मॉल होगा, छोटा चेंज दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि रेडियस बढ़ नहीं रही है, पर जो पहले नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में चेंज आया वो उतना चेंज नहीं आएगा इनमें। उसका कारण कि
डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं नीचे आते आते, है ना। फॉस्फोरस के बाद वो डी ऑर्बिटल का केस आ जाएगा, और डी ऑर्बिटल का केस आने के बाद एफ ऑर्बिटल भी आ जाएगा आखिरी में, तो बिस्मथ के केस में। तो जैसे ये सब आ जाते हैं, इसमें एक इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी जो है वो चालू हो जाती है, और डेल्टा आर का जो चेंज है वो कम आता है। अच्छा, अगले टॉपिक की चर्चा करो चर्चा। अगले टॉपिक की चर्चा ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की चर्चा करो भाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब सॉरी, एक एटम को, किसी भी मेटल नॉन मेटल वटेवर, उसको लो, उसको आइसोलेट करो, वेपर फेज में लेके आओ, हैं, गैशियस स्टेट में लेके आओ। गैशियस स्टेट में ला करके उसके एक एटम को आइसोलेट करो, आइसोलेट करके उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसी 15 ग्रुप के मेंबर की 14 ग्रुप के मेंबर से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लिख सकते हैं मच हायर, कलर चेंज करते हैं पहले, तो लिखें much higher than that of 14th ग्रुप। लॉजिक है कि शेल उतनी ही है, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया है तो एटॉमिक साइज छोटा हो गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी तो ज़्यादा लगनी ही है। लेकिन अगर पीरियड में ही बातें करें तो पीरियड के अंदर तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ये घटता चला जाएगा, है ना। डाउन इन अ ग्रुप, ठीक, आईपी डिक्रीजेस। और कैसे डिक्रीज होता है? एकदम बढ़िया सुंदर अच्छा रेगुलर डिक्रीज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इससे, है। और लॉजिक भी है उस बात का कि क्यों रेगुलर डिक्रीज होना चाहिए, साइज बढ़ रहा है भाई, है ना। ध्यान रखें इस बात को। और मैंने अभी डेटा भी दिया था तो उसमें भी समझ आ रहा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल का लगातार डिक्रीज क्यों हो रहा था, बोला भी था मैंने। इसके बाद नया टॉपिक, कुछ नई बातें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आओ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा करो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं 14th ग्रुप के एलिमेंट्स से। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन करस्पॉन्डिंग 14th ग्रुप मेंबर, ठीक है ना। अच्छा, 14 ग्रुप मेंबर्स में करस्पॉन्डिंग की बात होगी, अपने बगल वालों की चर्चा होगी, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, ठीक। दूसरी बात कि अगर नीचे की तरफ आते हैं डाउन इन अ ग्रुप, तो कॉमन सेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। ध्यान रखें कि जो हमने पढ़ी अभी तक, आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह, ये सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक लेवल पे इनको हम डिस्कस करते हैं। अब जब ये सारे के सारे एटम्स बहुत सारे इकट्ठे पास में हो जाते हैं तो ये एक एलिमेंटल फॉर्म में हमें एक मटेरियल मिलता है। अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम का टुकड़ा लो तो वो एक एटम नहीं है ना। जो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह है वो एक एटम की प्रॉपर्टी है, पर जो हमें पूरा पूरा मटेरियल मिलता है वहाँ पर उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेटालिक करेक्टर है कि नहीं है, डेंसिटी क्या है, ये सारी बातें जो हैं वो पूरे मटेरियल के फॉर्म, जिस फॉर्म में हमें वो मिलता है उस पर चर्चा करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करें, हेडिंग डालें फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो पेपर में एक भी शब्द नहीं छूटेगा। ये इतनी एग्जॉस्टिव कवरेज है इस चैप्टर की जो इस सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा शायद ही आपको मिले। ये बहुत मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो इसके नोट्स प्रॉपर पढ़ाइए। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला हमारा खिलाड़ी है, वो पहला खिलाड़ी है मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटालिक करेक्टर। इस मेटालिक करेक्टर की चर्चा करो कि मेटालिक करेक्टर कॉमन सेंस है कि जैसे लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो वो घटता है, तो हम कहेंगे लेस मेटालिक देन
करस्पॉन्डिंग 14th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है ना, ध्यान रखें, ये तो सिंपल है। अच्छा, डाउन इन अ ग्रुप आने पर साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत घटती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हम क्या लिखें इसमें, डाउन इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब छोटी छोटी सी बातें करें तो मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, बिल्कुल प्योर नॉन मेटल्स। ठीक है, ऐसी बात आप समझो। जबकि जो आर्सेनिक और एंटीमनी हैं ये मेटलॉइड कहलाते हैं। और जो बिस्मथ है ये बिना किसी शक शुबा ये आदमी मेटल है। तो गौर से देखो, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। यानी एक 15 वाला ग्रुप जो है 15 ग्रुप, ये ऐसा आदमी इसके अंदर तीनों चीज़ें मिल रही हैं, प्योर मेटल, प्योर नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है ना। बाकी वो सारे के सारे वही बातें हैं कि जैसे डाउन ना ग्रुप आते हो साइज़ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की खींचने की ताकत घटती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे कमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा करो। देखो भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ अजीबोगरीब सा खेल है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मतलब जुगाड़ पानी वाले एक्सप्लेनेशंस आते हैं। जुगाड़ वाले तो नहीं कहने चाहिए, लेकिन हाँ, जो नॉर्मली समझ आता है उसे थोड़ा अलग है। जैसे मैं पहले पढ़ के बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, अंग्रेजी बोल देता हूँ, फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मेटालिक पॉइंट्स जो हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं, वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के पहले पहले तो इंक्रीज़ होते हैं। ठीक, मतलब नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक इंक्रीज़ होते हैं। उसके बाद एंटीमनी से बिस्मथ तक डिक्रीज़ होते हैं। तो लिख लेते हैं कलर चेंज, और कहें कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, फर्स्ट increases from nitrogen to arsenic, then decreases from antimony to bismuth। ऐसा क्यों, पहले बढ़ा फिर घटा, ये क्यों हुआ? तो मेल्टिंग पॉइंट में लोचा है। अच्छा, बॉइलिंग में भी लोचा है कि नहीं, पहले तो देख लें, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज रेगुलरली, इसमें कोई लोचा नहीं, बिस्मथ तक इंक्रीज करते हैं। लॉजिक भी है कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है ना, इस बात को कभी नहीं भूलना। तो साइज बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट को, लोचे को समझो। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक क्या लोचा नहीं हुआ। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा समझो कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, तो कोई लोचा नहीं है। उसके बाद अचानक से साइज़ तो बढ़ रहा है अभी भी, है ना। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी आएगा, साइज़ बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते एंटीमनी से बिस्मथ की कहानी आती है तो अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज़ आता है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने के साथ हमारे दिमाग में क्या आता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, पर नहीं बढ़ता, डिक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनकी टेंडेंसी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की हो जाती है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की नहीं होती। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे ना, समझना, जब हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो जो डी और एफ ऑर्बिटल्स का आना है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो नीचे वाले जो हैं वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को ज़्यादा रखेंगे और 5 बॉन्ड्स की टेंडेंसी को कम रखेंगे, और ऊपर वाले जो हैं वो 5 बॉन्ड्स को बहुत प्यार करेंगे। ध्यान रखें, नीचे वाले इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 5 बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, 3 बॉन्ड बना के अपने जीवन को खुश रखते हैं। ठीक है ना,
ये काम नीचे वाले करते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम की बात है। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे जो अट्रैक्शन है आसपास के एटम्स का वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। क्लियर है मेरी बात, ध्यान रखें। तो आंसर क्या है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। खैर आगे बढ़ते हैं अगली कहानी। अगली राम कहानी डेंसिटी की। तो डेंसिटी की हेडिंग डाली जाए, डेंसिटी। कौन सी सिटी, डेंसिटी। आइए, मेरे हिसाब से डेंसिटी की अगर बात करें तो मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो जिस भी फॉर्म में मिल रहे हैं उनमें डेंसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। तो हम लिख लें इंक्रीज, जिस भी फॉर्म में नेचर में पाए जा रहे हैं तो लिखें इंक्रीजेस इन डाउन द ग्रुप में नीचे आते आते रेगुलर इंक्रीज होता है, कोई ऐसा अनयूजुअल इंक्रीज नहीं है कि अचानक से बहुत ज़्यादा गैप मिल गया या फिर डिक्रीज आ गया, कोई अनयूजुअल फिनोमेना यहाँ नहीं है। एलोट्रोपी की बात करें कि एलोट्रोप्स होते हैं कि नहीं होते, कार्बन के तो अपने पढ़ रखे हैं 10वीं में भी। तो एलोट्रोप्स की चर्चा करें, क्या किसी और में एलोट्रोप होते हैं? तो भैया बिल्कुल एलोट्रोपी होती है। एलोट्रोपी किस में होती है तो बताता हूँ, फॉस्फोरस में होती है। आपने पढ़े नहीं है, बस दिमाग में आपके है नहीं। नाइट्रोजन और बिस्मथ, ये दो आदमी ऐसे हैं जिनकी कोई एलोट्रोपी नहीं है, नो एलोट्रोपी। बाकी सबकी एलोट्रोपी होती है। ऑल्सो एलोट्रोपी, ठीक। अगर सारे के सारे नाइट्रोजन बिस्मथ को छोड़ के एलोट्रोपी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पता कर लें जरा। फॉस्फोरस की अगर मैं चर्चा करूं तो फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में मिलता है, रेड फॉस्फोरस के फॉर्म में मिलता है, और अगर आपको नहीं पता है तो ब्लैक फॉस्फोरस भी एक होता है। इसके अलावा भी फॉस्फोरस होते हैं, बट ये तीन बहुत बहुत फेमस हैं, इनकी ख्याति दुनिया में है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं, चाहे हम आर्सेनिक की चर्चा करें और चाहे हम एंटीमनी की चर्चा करें, ये दोनों के दोनों जो हैं ये दो एलोट्रोप्स में मिलते हैं, एक तो येलो एलोट्रोप और दूसरा ग्रे एलोट्रोप, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दोनों एलोट्रोप हैं, मैंने दो लिख दिया तो दो ही हैं, ये ज़्यादा हैं, इनकी ख्याति ज़्यादा है, इन्होंने दुनिया में ज़्यादा काम किया होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब चर्चा जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मुड़ जाएगी। तो भैया केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जो अगली अपनी हेडिंग है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आएगी। तो चर्चा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, आओ भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ही डिस्कशन कर डालते हैं जितना अपने को चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला नाम कौन है, तो मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की क्यों खास बात है बताता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली चीज़, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कारण कि ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही दिखाता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़रा निकाल के एरो लिख लेना चाहिए, यहीं से निकल लेते हैं ना। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही शो करते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स। कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव तो भूल जाओ भैया, सबके सब पॉजिटिव सबके सब नेगेटिव, है ना। और इनके एंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन के फॉर्म में भी रहता है ना। जैसे आप N3- के बारे में तो सुन रखा है सबने, नाइट्राइड आयन कहलाता है ये, नाइट्राइड आयन, ठीक। तो यहीं से दिख जाएगा आपको। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो -3 का दिखाई देने वाला है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से फॉर्म है, जैसे Mg3N2 को देखो,
या CA3N2 को देखो तो यहाँ भी तुमको नाइट्रोजन जो है वो दिख जाएगा आराम से नेगेटिव स्टेट के अंदर, ठीक है ना। तो खैर इसको समअप करें, बहुत ज़्यादा मतलब एक एक एग्जाम्पल लेके ना चलें, तो ऐसा समझें कि टेंडेंसी जो है एलिमेंट्स की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की होती है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आते हैं, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ठीक। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों? वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना ये इनका थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी बात और कि अगर नाइट्रोजन की ही चर्चा करें तो नाइट्रोजन सिर्फ -3 में ही अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये -2 में भी रहता है। -2 में कहाँ रहता है? तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़ रखा है तो एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इज NH2NH2, ठीक। ये इसमें नाइट्रोजन जो है -2 स्टेट में होता है। इसके अलावा हाइड्राजीन में देखें -3 स्टेट में होगा भाई, -2 नहीं होगा, गलत बोल दिया मैंने। हाइड्राजीन जो है -3 स्टेट में होगा और -2 स्टेट में डाईफॉस्फीन में होगा। डाईफॉस्फीन, हाँ ये सही है। डाईफॉस्फीन क्या होता है? P2H4, ये डाईफॉस्फीन है, ठीक है ना। तो -2 स्टेट जो है वो डाईफॉस्फीन में, -3 जो है वो हाइड्राजीन में शो करता है। इसके अलावा -1 भी शो करता है नाइट्रोजन, तो बिल्कुल -1 शो करता है। -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन में मिलता है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन ये होता है NH2OH। नहीं याद है तो भैया फॉर्मूला रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की चर्चा करें आप, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें करें, सारे के सारे आदमी जो हैं वो 5 आखिरी में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक। कौन से? +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे दिखाते हैं। अच्छा, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, है ना, डाउन इन अ ग्रुप, अभी पहले ही बताया था, +5 की स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 इंक्रीजेस। कारण वही इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी बताया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होगा और बिस्मथ का +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि बिस्मथ का जो +5 स्टेट है वो कम स्टेबल होगा, लेकिन एंटीमनी का +5 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो ऊपर आ रहा है ना। अच्छा, ये दिखाई कैसे देता है? क्या नेचर में सच में ऐसा फॉलो होता है कि हम ही सिर्फ बकवास बता रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि बिस्मथ का +5 स्टेट का एक ही कंपाउंड आज तक बहुत स्टेबल फॉर्म में पाया गया है। ओनली स्टेबल बिस्मथ +5 में कब मिलता है? वो है BiF5 में। और F5 ही क्यों? क्लोरीन क्यों नहीं, ब्रोमीन क्यों नहीं? क्योंकि जो फ्लोरीन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऐसी तो रिएक्शन हो जाती है। किसी और के साथ बिस्मथ +5 में स्टेबल नहीं रहता, ठीक है ना। अच्छा, अगर नहीं रहता तो क्या 3 वाले में रहता है? हाँ, 3 वाले में रहता है। 5 वाले में और कौन कौन स्टेबल रह सकता है? फॉस्फोरस रह सकता है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर आप फॉस्फोरस को PF5 बनाओ, खुश रहेगा। PCl5 बनाओ तो खुश रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर वाले तो बना ही सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप SB के साथ बना दीजिए 5, आप बिस्मथ के साथ ये बनाइए, क्लोरीन ना बनाइए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कोई परेशानी नहीं। लेकिन इनमें ही अगर पूछा जाए कि विच वन इज़ स्टेबल, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप कहोगे भाई एंटीमनी के +5 से ज़्यादा, सॉरी बिस्मथ से ज़्यादा एंटीमनी
और एंटीमनी से ज़्यादा फॉस्फोरस। लेकिन फॉस्फोरस की लड़ाई में कौन जीतेगा? तो भाई फ्लोरीन वाला आदमी जीतेगा। क्यों? ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा, +5 स्टेट में रहेगा, आसानी से उसके साथ चला जाएगा। क्लोरीन के साथ उतनी आसानी से नहीं जाएगा +5 स्टेट में, इसलिए ज़्यादा स्टेबल फ्लोरीन का कंपाउंड रहेगा। ठीक है ना। और इसी में अगर देखा जाए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी +3 स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखें नाइट्रोजन NCl3, PCl3, AsCl3 और SbCl3, ये +3 स्टेट वाले दिखाने वाले कंपाउंड्स हैं। देखो गौर से, +3 दिखा रहे हैं। अच्छा, इनमें एक खास बात है कि इनमें अगर सोचा जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे कैसे घटता है, तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे घट रहा है। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का। ठीक, इसको क्या कहें? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ऐसा क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर? कॉमन सेंस, नीचे जाके मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक नेचर बढ़ रहा है और कोवेलेंट नेचर घट रहा है। ठीक है ना, वही बात बोली गई यहाँ पर। आओ देखो आगे की चर्चा करें। ऐसा समझो कि नाइट्रोजन के अंदर एक खास बात है। नाइट्रोजन के अंदर खास बात क्या है कि उसका साइज़ बहुत छोटा है। पूरे ग्रुप में सबसे ऊपर आता है, जो सबसे ऊपर आता है उसका साइज़ सबसे छोटा होता है। अगर साइज़ सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सबसे ज़्यादा है तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की स्पेशल बात है, नाइट्रोजन हैविंग स्मॉल साइज and high electronegativity has tendency to form p pi multiple bonds। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रखना है। छोटा सा एक कहानी लिख देते हैं आपके सामने। जैसे N2O है या NO है या N2O3 है, NO2 है या N2O4 है, N2O5 है, इसमें नाइट्रोजन के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं? मान लो नाइट्रोजन गैस में भी ले लो, है ना, तो कलर चेंज करके इनके बारे में लिख देता हूँ कि नाइट्रोजन तो अपना फ्री मॉलिक्यूल है, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। उसके बाद अगर इसको देखें तो यहाँ पे +1 स्टेट में दिखाई दे रहा है, NO में +2 में है, यहाँ +3 में है, यहाँ +4 में है, यहाँ भी +4 में। एक ही बात है, गौर से देखो, डायमर टाइप की चीज़ है, और ये +5 स्टेट में है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद होने चाहिए। ठीक है। और इसके बाद की डिस्कशन में अगर आएँ तो शायद हमें कोवेलेंसी पे डिस्कशन करना चाहिए कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए तो कितनी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है। ठीक, तो देखो अगला टॉपिक जो है वो है मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? तो एक बात समझो, मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे निकलती है? क्या नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल है? हैज़ नो d ऑर्बिटल। और जिनके पास भी d ऑर्बिटल नहीं है, जिनके पास भी p ऑर्बिटल्स हैं सिर्फ, तो s और p मिलाकर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। तो 8 के ऊपर तो जा नहीं सकता। अगर नहीं जा सकता तो हम कहेंगे कि वैलेंस शेल कौन सी है इसकी? तो वैलेंस शेल जो है वो तो दूसरी है। नाइट्रोजन के लिए अगर बात करो तो 2 ही इसके पास शेल्स हैं। अगर वैलेंस शेल 2 हैं तो इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सेकंड शेल में। तो यानी कि मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो हो सकती है 4। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 8 के बाद इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोवैलेंसी को इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है। कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे कैसे दिखता है, सारे कंपाउंड्स में आपको देखने को यही चीज़ें मिलेंगी। समझे? जैसे आप देखो तो PCl5 आप बनता हुआ देखते हो, NCl5 बनता हुआ नहीं देखते हो, या NF5 आप बनता हुआ नहीं देखते हो, और ये आप बनता हुआ देखते हो, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो 4 के ऊपर जा सकती है। ठीक है ना,
ये ध्यान रखना है। तो आप NCl5 ना बना दे गलती से। खैर ये तो लॉजिक से भी आता है। तो हम लोगों ने आज काम किया डिस्कशन और शुरुआत करी इसकी, थोड़ा बहुत अकरेंस वगैरह पढ़ा, किस किस फॉर्म में मिलता है, कुछ मिनरल्स के फॉर्म सीखे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जंप कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और मैक्सिमम कोवेलेंसी देखी। यहाँ पे लेक्चर को रोकते हैं। अगले लेक्चर में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से हम आगे बढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, है ना। तो अभी का लेक्चर ख़त्म करते हैं, यहाँ से काम आप चालू करिए और जितना हो सके रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।